जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है। जी आवाज़ आ रही है मेरी। यस सर, आ रही है। सर आ सही रही आ है रही आवाज। है। सही आ रही है। ठीक आ रही है आवाज़। जी सर आ रही है, ठीक। चलो ठीक है जी, स्टार्ट करते हैं जी आज का लेक्चर। जी क्लास, आज का लेक्चर है अबाउट द पेरिफेरल नर्व इंजरीज। जो आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं उनमें इंजरीज कैसे प्रेजेंट करती हैं और उनकी मैनेजमेंट क्या है, उनकी असेसमेंट क्या है, दिस इज ऑल वी आर गोना लर्न टुडे। तो पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो ब्रॉडली कैटेगराइज करो अगर नर्व्स को बॉडी में, तो वो दो टाइप्स की हैं। एक आपकी स्पाइनल नर्व्स हैं, एक आपकी पेरिफेरल नर्व्स हैं जो कि स्पाइनल कॉर्ड में से निकल रही हैं, और तीसरी आपकी क्रेनियल नर्व्स हैं जो कि क्रेनियम में से मींस कि इनसाइड ऑफ योर क्रेनियल कैविटी निकल रही होती हैं। ठीक है, तो ये सारा है अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स ऑफ नर्व्स, और इनका स्ट्रक्चर आपको पता है ऑलमोस्ट सेम होता है इन ऑल काइंड ऑफ नर्व्स। और इसमें जो नर्व कंडक्शन है वो होती है, और नर्व कंडक्शन की वजह से आइदर आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है विद रेलेवेंस टू द फिजियोथेरेपी, और जो ग्लैंड है वो अपनी सेक्रीशन दे सकता है, या अगर आपका ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है तो आपकी जो डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, जो आपकी इंटेस्टाइन की एक्टिविटी है, वो सारी चीज़ें इससे आपकी कंट्रोल हो रही होती हैं विद द हेल्प ऑफ दीज नर्व्स। तो पेरिफेरल नर्व्स मींस के स्पाइनल कॉर्ड में से जब नर्व बाहर आ रही है तो उसकी दो रूट्स हैं। एक उसकी एंटीरियर रूट है और एक उसकी पोस्टीरियर रूट है। ठीक है, पोस्टीरियर जो है वो इसकी होती है सेंसरी, और एंटीरियर रूट जो होती है वो होती है इसकी मोटर रूट होती है, जिसको आप मोटर रूट कहते हैं। ठीक है, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आप जब मिक्स करते हो स्पाइनल नर्व्स को, और फिर प्लेक्सिस बन जाता है उसका एक। ठीक है, RTDC का एक फार्मूला आप याद रखें कि RTDC का फार्मूला क्या है। कि फॉर एग्जांपल ये इफ आई हैव व्हाइट बोर्ड, तो ये RTDC का जो भी आपकी स्पाइनल नर्व्स निकलेंगी, तो वो अगर डायरेक्ट किसी ऑर्गन को अप्लाई कर रही हैं तो वेल एंड गुड। अगर डायरेक्ट किसी ऑर्गन्स को अप्लाई नहीं कर रही हैं, देन यू विल सी दैट दे विल फॉलो दिस पैटर्न टू फॉर्म अ प्लेक्सिस। ठीक है, तो जो स्पाइनल नर्व की रूट है वो निकलेगी, रूट्स कंबाइन हो जाएंगी तो उसका ट्रंक बन जाएगा, ट्रंक्स डिवाइड हो जाएगा तो फिर उसकी जो है वो डिवीजन्स बन जाएंगी, और फिर डिवीजन्स में से उसका कॉर्ड बन जाएगा, एंड कॉर्ड कॉर्ड विल अल्टीमेटली लीड टू डिफरेंट काइंड ऑफ नर्व्स। तो ये सारी की सारी जो है ये दिस इज अबाउट द इंट्रोडक्शन ऑफ नर्व्स और नर्वस सिस्टम। नाउ वी कम टूवर्ड्स द पावर पॉइंट। दो फॉर्मेट में आप आज पढ़ोगे, पावर पॉइंट से भी पढ़ लेना, और एंड वी विल आल्सो स्टडी फ्रॉम द PDF। तो नर्व्स जो हैं फिजियोथेरेपी में डिफरेंट साइड्स पे नर्व्स का कंप्रेशन आ जाता है,
नर्व का लियन हो जाता है और नर्व पे प्रेशर भी समटाइम्स आ जाता है, या समटाइम्स लोकली उस एरिया पे कोई केमिकल स्टिमुलस आ जाता है। तो इन सारी सूरत हाल में नर्व कैसे रिएक्ट करती है, उसकी असेसमेंट कैसे की जाती है और उसकी मैनेजमेंट और ट्रीटमेंट कैसे की जाती है, ये अब आज के लेक्चर में आप देखेंगे। So let's see from the PowerPoint point of view, then after that we will see from the PDF also. और मार्क्ड पीडीएफ मेरे से ना एक्सपेक्ट किया करो कि मैं A to Z ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों के लिए मार्क कर दिया करूं। मेरी तरफ से आप लोगों के लिए यही इंस्ट्रक्शंस हैं कि आप लोग जो टेबल्स हैं वो एक्सक्लूड कर दिया करें, एंड आफ्टर एक्सक्लूडिंग टेबल्स यू हैव टू स्टडी ऑल द टेक्स्ट, और उस टेक्स्ट में से भी जो एनाटॉमी वगैरह है वो आप निकाल दिया करें, क्योंकि एनाटॉमी पहले ही आप लोग पढ़ चुके हो। तो सबको नजर आ रहा है जी पेरिफेरल नर्व डिसऑर्डर्स ऑर्डर्स? यस सर। यस सर। तो ये है जी आपका डेफिनेशंस डिफरेंट टाइप की। नर्व कंप्रेशन है, सबसे पहले नर्व कंप्रेशन आएगा कि जैसे मैं बैठा हुआ हूँ, यू कैन सी मी, अगर ये मेरी अल्नर नर्व है या इस साइड पे मीडियल ओलिगोनल मीडियल एपिकंडाइल के पीछे से मेरी अल्नर नर्व गुजर रही है, अगर इस पे थोड़ा सा अगर प्रेशर आ जाएगा तो दैट विल बी वेरी सिंपल कि आपको उसका करंट फील होता है और थोड़ा सा पेन रेडिएट आपकी बॉडी में आ जाता है। दैट इज सिंपल, द प्रेशर इसको कनेक्टिव टिश्यू एब्जॉर्ब कर लेता है। तो नर्व की जो आउटर साइड पे लेयर्स हैं, पेरिन्यूरियम, एपिन्यूरियम, पेरिन्यूरियम और एंडोन्यूरियम, ये लेयर्स होती हैं कि जो नर्व जो थिक नर्व है उसके इर्द गिर्द नेचर ने प्रोवाइड की होती हैं। एंड नर्व इज अ मोबाइल स्ट्रक्चर। ये ना आप समझना कि नर्व इज अ स्टैटिक टिश्यू, like your joints are moving, your muscle is moving, same is the case with the nerve is also moving, but nerve is non-contractile, it cannot contract. Now if it does not contract, then how it is moving? It is moving with the help of muscle and with the help of the other soft tissues. अगर आपकी नर्व स्टैटिक नर्व हैमस्ट्रिंग में से गुजर के जा रही है, तो जब हैमस्ट्रिंग रिलैक्स होगा तो वो ऐसे आगे की तरफ निकल जाएगी, जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो वो पीछे की तरफ आ जाएगी। अब सेम इज द केस हियर। अब मैं अगर इस तरह कर रहा हूँ तो मेरी एक नर्व पे स्ट्रेच आ रहा है, तो नर्व आपके सॉफ्ट टिश्यूज की वजह से या आपकी जॉइंट पोजीशन की वजह से उस पे मूवमेंट होती है। इट इज नेवर अ स्टैटिक स्ट्रक्चर। ठीक है, तो नर्व पे जब कंप्रेशन आया और कंप्रेशन ज्यादा था तो यू कॉल इट एज इंजरी। ठीक है, तो ये देखो कि इंट्रैपमेंट और न्यूरोपैथी इज अ मेडिकल कंडीशन। ठीक है, कि नर्व अपनी जगह पे सॉफ्ट टिश्यूज में फंस जाती है, इसको आप अगर वो फंस गई थोड़ी देर के लिए ज्यादा तो देन इट विल कॉज इंजरी। क्या इसके फीचर्स हैं जी इंजरी के, तो इसको अब हम स्टडी कर लेते हैं कि इंजरी कैसे रिप्रोड्यूस हो जाती है या इंजरी होने का क्या मैकेनिज्म है या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी क्या है। सबसे पहले प्रेशर की वजह से उस एरिया में लोकल एस्कीमिया हो जाता है, यानी कि ब्लड सप्लाई लॉस हो जाती है, और ब्लड सप्लाई जब लॉस हो जाती है देन नर्व कंडक्शन पाथवेज डिस्टर्ब हो जाते हैं, नर्व की जो न्यूट्रिशन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, एंड इट गिव राइज टू पेन एंड टेंशन आल्सो इफ द नर्व इज स्ट्रेचिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर वो नर्व किसी ऑटोनॉमिक पार्ट ऑफ योर बॉडी को सप्लाई कर रही है, और ऑटोनॉमिक पार्ट्स ऑफ योर बॉडी आपके स्टमक आ सकता है, आपका इंटेस्टाइन आ सकती है, आपका डोडिनम, जेजिनम और आपका जो है पेंक्रियाज आ सकता है, या आपके किडनीज आ सकते हैं। जो भी ऑर्गन दे आर सप्लाइड विद द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, तो उसमें सिम्टम्स आपके आ सकते हैं। ठीक है,
और इन दिस केस आपने सारी नर्व को टेस्ट करना है, ठीक है। तो ये मैंने क्लास आपको बताया था कि जो नर्व रूट है वो स्पाइनल कॉर्ड में से कैसे निकलती है। तो ये आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉर्मल कंडीशन है, ये स्पाइनल स्टीनोसिस स्पेस कॉम्प्रोमाइज है, और ये देखो ये स्पाइनल कॉर्ड था, स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड है आपका, दिस वन इज द स्पाइनल कॉर्ड। ये आगे आपकी डिस्क पड़ी हुई है, बेसिकली दिस इज द पोस्टीरियर साइड। इसको अगर आप कहोगे दिस इज पोस्टीरियर साइड एंड दिस इज द एंटीरियर साइड, ठीक है। तो स्पाइनस प्रोसेस, पोस्टीरियर स्पाइनस प्रोसेस इज ऑन द पोस्टीरियर साइड, और इसके आगे नेचर ने आपके स्पाइनल कॉर्ड दिया है, और इधर से ये थोड़ा सा गैंग्लियन निकल रहा है, जिधर से आपकी एंटीरियर और पोस्टीरियर रूट्स मिलके, तो ये जो एग्जिटिंग नर्व रूट से जो ट्रंक निकल रहा है, जो सबसे जो रूट है, सॉरी, जो मैंने आपको कहा था कि सबसे पहले रूट निकलती है, तो वो जो रूट है दैट इज मिक्स्ड। इसमें सेंसरी कंपोनेंट भी होता है और इसमें मोटर कंपोनेंट भी होता है, और रूट आगे फिर डिवाइड कर जाती है एंटीरियर में और पोस्टीरियर में, और फिर आगे उसकी डिवीजन्स होती हैं, अल्टीमेटली इट फॉर्म्स द पेरिफेरल नर्व्स। तो ये स्पाइनल नर्व्स हैं, और ये पेरिफेरल नर्व कैसे बनती है, जब वो प्लेक्सिस में से होके गुजरती है। छोटी सी डेफिनेशंस हैं पेरिफेरल नर्व में। स्टिनोसिस मींस जो फोरामिनल स्पेस है जहां से आपकी रूट निकल रही है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। नंबर सेकंड इज द एक्सटेंशन, रोटेशन और साइड बेंडिंग से भी स्टिनोसिस इंक्रीज हो जाता है। एक मरीज जिसमें अगर ये है चीजें कर रहा है तो उसका स्टिनोसिस डिक्रीज हो जाता है। इसकी मैं आपको एक एग्जांपल अभी दूंगा आफ्टर दिस स्लाइड। एडहेजन्स बन गए हैं। एडहेजन्स मींस के कोई नर्व निकल रही थी, उसके इर्द गिर्द कोई स्वेलिंग हो गई है और सॉफ्ट टिश्यूज एडहेजन्स बन गए हैं, उसकी वजह से भी कंप्रेशन आ जाता है, और फिर डर्माटोमल या मायोटोमल इन्वॉल्वमेंट इसमें वो भी इसमें आ जाती है, ठीक है। तो ये एक्सटेंशन, रोटेशन, साइड बेंडिंग, इसके लिए मैं आपको बाद में बताता हूँ इसके बारे में कि ये कैसे इसको कॉम्प्रोमाइज करता है। अच्छा जी, चलो जी, मीडियन नर्व आ गई है, तो अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ कि स्पाइनल स्टिनोसिस जो है वो कैसे आप आर्टिफिशियली अपने आप में प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप ये मूवमेंट करेंगे तो जिस मरीज को स्पाइनल स्टिनोसिस है तो उसको ये जो स्पेस है उसकी और कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी, और उसकी जो सिम्टम्स हैं वो और ज़्यादा एग्रीवेट हो जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर ड्राइविंग द कार, जो मैन्युफैक्चरर्स हैं और जो एर्गोनॉमिक इंस्ट्रक्टर्स हैं या जो एर्गोनॉमिक्स की गाइडलाइंस देते हैं, दे ऑलवेज से यू के यूज योर साइड मिरर्स एंड बैक व्यू मिरर। अगर आप ये दोनों काम नहीं करोगे, यू विल नॉट यूज साइड व्यूज मिरर और या बैक व्यू मिरर। मैनुअल कार्स में आजकल तो ये कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया है। यू हैव अ कैमरा इन फ्रंट ऑफ योर कार close to your dashboard and you can see the back view. But if you do this कि आप इस तरह करके एक्सटेंशन करो, साइड बेंडिंग करो, और ऐसे करके आप रोटेशन करना शुरू कर दो, इफ यू स्टार्ट डूइंग दिस, what will happen, you will induce the stenosis on your right side, and if you are symptomatic this will increase the symptoms और ये degeneration को भी increase करेगा। तो you have to advise your all patient that while you are reversing the car, always use the mirrors or the back view mirror or the front camera. Actually the camera is back camera, the front screen is there. Why? Because it can induce the stenosis and it can make you symptomatic. So right away now we will go to the median nerve. ये जर्नल सा इंट्रोडक्शन था अबाउट nerves, peripheral nerve. Now we will go to the median nerve injuries कि इसकी कैसे होती हैं जी median nerve। अनॉटमी से इसकी स्टार्ट करें आप सबसे पहले कि व्हाट इज द अनॉटमी ऑफ मीडियन नर्व।
कहाँ से निकल रही है और किस किस पोर्शन पे इसकी मस्कुलर सप्लाई है। तो यू कैन सी द median nerve is the nerve of your flexor compartment. यूजली फ्लेक्सर्स जो हैं, लॉन्ग फ्लेक्सर्स, उनको सप्लाई करती है। और आप सारों को पता है कि ये कौन से मसल्स हैं। आई विल नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ द एनाटॉमी, आई विल जस्ट रिव्यू इट फ्रॉम द पीडीएफ आफ्टर वी विल कंप्लीट द पीपीटी। तो इसकी आप सबसे इंपॉर्टेंट फीचर ये देखो कि ये हैंड में इसकी क्या सप्लाई है। हैंड में अगेन थंब को सप्लाई करती है, इंडेक्स फिंगर को, मिडल फिंगर को एंड मीडियल हाफ ऑफ द रिंग फिंगर। जिस पे आप अपनी अंगूठी पहनते हो तो उसका मीडियल हाफ को, सॉरी रेडियल हाफ को या यस मीडियल हाफ, लेटरल हाफ को या रेडियल हाफ को सप्लाई करती है। मीडियल मैं इसलिए कह रहा था क्योंकि मैंने अपना हाथ ऐसे रखा हुआ था। और अगर आप डॉर्सम पे जाओगे तो ये जिधर आप अंगूठे पे इधर और इंडेक्स पे और इधर और थोड़ा सा इधर भी रेडियल हाफ पे, जिधर आप जो गर्ल्स हैं वो इस पोर्शन पे मेहंदी लगाना पसंद करती हैं। तो मैंने बताया इसलिए है कि ये आपको याद हो जाएगा। तो जब आप नेक्स्ट टाइम कभी मेहंदी लगाओगे तो आप मीडियन नर्व की सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशन हाथ में अगर बना लोगे तो उससे आपको ये काफ़ी ज़्यादा चीज़ याद हो जाएगी ऑटोमेटिकली। ठीक है, now we will see the next slide. कहाँ पे जो है वो मीडियन नर्व आपकी डैमेज हो सकती है, ये आपको अब पता होना चाहिए। पहले तो आपने देख लिया कि इसकी सेंसरी और मोटर सप्लाई को देख लिया, वो आपने देख लिया। अब इसके बाद आप देखोगे ये कहाँ पे डैमेज हो सकती है। नेक में डैमेज हो सकती है, नर्व कहीं भी डैमेज हो सकती है जो उसका रूट है। ठीक है, फिर जी है एक चीज होती है डबल क्रश सिंड्रोम, वो हो सकती है अगर यहाँ पे भी इंजरी है और यहाँ पे भी इंजरी है और एक ही नर्व को मल्टीपल साइड्स पे इंजरी है, देन यू विल कॉल इट डबल क्रश। डबल प्लेसेस पे वो क्रश हो रही है। सर्वाइकल रिब का आपको पता क्या होती है कि एक एक्स्ट्रा रिब होती है C6-7 पे जो अटैच हो जाती है और आपके ब्रेकियल प्लेक्सस को कंप्रेस करती है, और उस ब्रेकियल प्लेक्सस में आपका मीडियन नर्व भी शामिल होता है। जो आपके गर्दन में जब बल आ जाता है तो जो मसल्स हैं आपके एंटीरियर एंड मिडल स्केलिनी मसल्स, उनमें ये आ जाती है। क्लेविकल एंड फर्स्ट रिब में आ सकती है कंप्रेशन अंडरनीथ स्पेक्ट्रोमाइडल मसल, अंडरनीथ द लिगामेंट ऑफ क्या लिखा हुआ है, पासिंग बाय द बाइसेपिटल, लेट मी रीड इट के लिगामेंट ऑफ जी क्लास, ये कोई एनीबॉडी कैन रीड इट द अंडरनीथ द, हैं तो स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, स्टूडेंट, स्टूडेंट्स लिखा हुआ है। यस ये कौन सा स्टूडेंट्स, लिगामेंट है, ये तो मैंने नहीं आज तक पढ़ा। पता नहीं सर यही लिखा हुआ है ऐसे। चलो ठहरो, मैं आई विल नोट इट एट द एंड ऑफ द लेक्चर, डू रिमाइंड मी, वी विल सर्च इट। ये स्टूडेंट्स, ये कौन सा लिगामेंट हो जाता है। एनीवेज इसकी और स्टूथर्स होगा, स्टूथर्स। देख लेते हैं। मैं बिसिपिटल एपिन्यूरोसिस में, प्रोनेटेड टीरीज के दरमियान और कार्पल टनल सिंड्रोम में। तो इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो कार्पल टनल सिंड्रोम का है। सबसे ज्यादा कार्पल टनल सिंड्रोम में ये कंप्रेस होती है और फिर सर्वाइकल रिब में होती है, फिर इधर गर्दन में बल आ जाता है, फिर इसमें होती है। ठीक है, तो बाकी सारे इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, बट you have to be bookish also sometimes to pass your exam। तो ये चीजें आप देख लेना इसमें। क्लासिफिकेशन नर्व इंजरी की अगर आप देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व इंजरीज देखो तो इसको ब्रॉडली स्पीकिंग यू कैन डिवाइड इट इनटू 2। यहाँ तो हाई है तो यहाँ लो है। ठीक है,
अगर अबव द ओरिजिन ऑफ द इंटीरियर इंटरऑशियस नर्व, तो इधर करके आपकी फोर आर्म से थोड़ा सा आगे, फोर आर्म से थोड़ा सा आगे एंटीरियर इंटरऑशियस नर्व की एंटीरियर है, तो इसको आप अबव है तो इसको आप हाई कहोगे, ठीक है। लो का मतलब है कि इससे नीचे है तो उसको आप लो कहोगे। थीनार मसल्स को ये सप्लाई करती है, तो दिस वन इज योर थीनार मसल। अंगूठे का जो मोटाई है इसको आप थिनार कहते हो। मसल्स की मैं आपसे बात कर रहा था कि पीडीएफ से पढ़ेंगे तो वी हैव अ टाइम हियर टू स्टडी इवन फ्रॉम द पीपीटी। तो you can see the muscle supplied by the median nerve. Actually what I actually want is to shorten your recording so that you can maximum learn and you have space also, and you consume less time on the internet to download the recording. इसको थोड़ा सा एक घंटे का हम 2 कर लेते हैं लेक्चर्स, या 1 घंटे का और फिर 15 मिनट ब्रेक के बाद दूसरे का, बट वी विल बी ट्राइंग टू कंडेंस आवर रिकॉर्डिंग फॉर योर ईज, क्योंकि वो यूट्यूब पे भी उसको जब मैं अपलोड करता हूँ तो 1 घंटे से ऊपर वाला लेक्चर इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। एनीवेज, इसको अगर आप देखो कि मसल्स अगर हाई इंजरी में इंजर हो रहे हैं तो वो कौन कौन से हैं। नाउ यू आर अ सीनियर क्लास, नाउ यू हैव टू रिमेंबर द abbreviations also. So, pronator teres and quadratus, pronator teres and pronator quadratus, flexor carpi radialis, flexor digitorum superficialis 2 and 5, flexor digitorum profundus 2 and 3, and flexor digitorum longus paralyzed। ठीक है, अगर above the origin of इंटरऑशियस नर्व हो, या इसको आप हाई का कहते हो, हाई लियन है, ठीक है। तो ये फंक्शन आपको पता ही है कि ये अगर ऐसे है तो ये इतना सुपरफिशियलिस करता है, इसको पूरे का पूरा बंद प्रोफंडस करता है। तो अगर लो इंजरी है तो उसमें क्या होगा, इंटरऑशियस से नीचे ये मसल्स पैरालाइज्ड हो जाएंगे। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि कौन कौन से मसल्स पैरालाइज्ड होंगे और उसमें क्या क्या आप चीजें फाइंड कर सकते हो, ठीक है। तो अगर लो है तो उसमें आप एब्डक्टर पॉलिसिस ब्रेविस है, ओपोनेंस पॉलिसिस है, एंड सुपरफिशियल हेड ऑफ फ्लेक्सर पॉलिसिस। तो पॉलिसिस इज ऑल यू आर टॉकिंग अबाउट द थंब, ठीक है, यू आर टॉकिंग अबाउट द थंब। सो योर थंब विल बी पैरालाइज्ड इन केस ऑफ लो इंजरी, and in case of high injury these muscles will be paralyzed. डिफॉर्मिटी भी एक बन जाती है मीडियन नर्व की, और सेंसेशन लॉस हो जाती है। सेंसेशन किस किस जगह की लॉस होती है वो टाइम एंड अगेन आई हैव रिपीटेड इट, ठीक है जी। इसको आप कहते हैं जी, इस इंजरी को, इस after this injury the deformity which you call it is ape hand deformity, and एप का आपको पता ही है क्या होता है एप हैंड डिफॉर्मिटी, ठीक है। तो हाइपर एक्सटेंडेड थंब है हो जाएगा, एंड अडक्टेड हो जाएगा, और फ्लैट थिनार एमिनेंस हो जाएगी, सेंसरी लॉस हो जाएगा, ठीक है। एंड दिस फिगर इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी अबाउट द एप हैंड डिफॉर्मिटी। So what is the ape hand deformity? Ape hand deformity occurs as a result of median nerve injury, simple as that. तो ये जी है सेंसेशन चेक करने का तरीकाकार। तो प्रोनेटर टीरीज को और प्रोनेटस क्वाड्रेटस की मसल टेस्टिंग के लिए यू विल डू दिस टेस्ट, प्रोनेशन सुपिनेशन, वेरी सिंपल टेस्ट। सेंसेशन चेक करने के लिए यू विल नीड अ नीडल, थंब को चेक करने के लिए यू विल नीड दिस, और प्रोफंडस को चेक करने के लिए यू विल नीड दिस, ठीक है। दिस इज वेरी इजी टेस्टिंग ऑफ द median nerve. Now the associated injury with median nerve is a very famous carpal tunnel syndrome, and it is routinely asked in examination as well as vivas.
and in your practical life you will see a lot of patients suffering from this disease. Now you have to understand this disease very well. First of all, you should be concentrated on these three words. Syndrome is a cluster of signs and symptoms. This is not a specific disease, but it is a cluster of sign associated sign and symptom. इसको आप एक जगह पे कैटेगराइज कर देते हो, डाउन सिंड्रोम हो गया, पार्किंसन सिंड्रोम हो गया, ये आपको डिजीज से एसोसिएटेड चीजें हैं बट सेट पैटर्न नहीं है। ठीक है। टनल का क्या मतलब है? वेरी सिंपल, कोई भी पैसेज होता है अंडरग्राउंड, उसको आप कहते हो कि टनल है ये, जिसमें से कोई चीज पास हो रही होती है, दैट इज टनल। और कार्पल मींस दैट इज द रिस्ट बोन। तो इससे ज़्यादा सिंपल तो मैं नहीं आपको बता सकता, तो ये आपने अंडरस्टैंड करना। ये तो मेरा ख्याल है 5-7 क्लास के बच्चे को अब इसकी समझ आ जाएगी। डेफिनेशन क्या है कि इट इज़ अ क्लिनिकल डायग्नोज ऑफ पेरिफेरल न्यूरोपैथी रिजल्टिंग फ्रॉम द कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व एट रिस्ट। तो ये आप देख लो कि जी पहले आप इसको देख लो कि ये आपकी जो टनल है, ये इसमें से टेंडन्स गुजर रहे हैं, नर्व्स गुजर रही हैं, और इसमें क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये आपका टनल है। ठीक है। अब इसके नीचे से जो है ना फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है और एक्सटेंसर रेटिनेकुलम होता है। फ्लेक्सर रेटिनेकुलम होता है कि जो आपका है कैप्सूल हैं और लिगामेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड हुए होते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ वेरी हार्ड जॉइंट। आप देखते हो ना कि जब आप क्रिकेट कमेंट्री सुनते हो जी, उसने अपनी ऐसे रिस्ट को यूज़ करते हुए छक्का मार दिया, और वो बैटिंग करते हुए रिस्ट का यूज़ बहुत करते हैं। क्यों ये कहा जाता है कि रिस्ट का यूज़ बहुत करते हैं? क्योंकि रिस्ट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग जॉइंट। एक तो इसमें बोन्स आर्ट है, दूसरा इसके अंदर लिगामेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है, और जो दो रीजन्स हैं फ्लेक्सर और फ्लेक्सर खास तौर पे ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लिगामेंट। अब इसके अंदर से जब मीडियन नर्व पे प्रेशर आता है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, या आप बहुत ज़्यादा पुअर पोस्चर में टाइपिंग कर रहे हो, तो मीडियन नर्व पे प्रेशर आना शुरू कर देते हैं, और इस प्रेशर को आपको कार्पल टनल सिंड्रोम कहते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग बुरहान, आई एम सीइंग हियर वी आर 48 पार्टिसिपेंट्स इंक्लूडिंग मी, सो वी आर 47। तो बुरहान, आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैंने आपका अलहदा से अटेंडेंस का फोल्डर बना लिया है। वी आर अप्रोचिंग टूवर्ड्स द डिफरेंट सेमेस्टर वैल्यूएशन स्टेप्स, तो उसमें एक अटेंडेंस भी होती है। तो आप ना ईमेल कर दिया करो सारों की अटेंडेंस, जो प्रेजेंट हैं उनकी अटेंडेंस लिख दिया करो। ठीक है। और मुझे ईमेल कर दिया करो, वो ऑटोमेटिकली आपके फोल्डर में चली जाएगी। ठीक है। ओके सर। तो वी आर नाउ स्टडिंग द कार्पल टनल सिंड्रोम, और इसके बाद है जी ये, नाउ दिस इज द की पॉइंट कि हाउ योर कार्पल टनल इज फॉर्म। ये है जी आपकी कार्पल टनल। नाउ दिस इज द स्केफॉइड, कैपिटेट, हैममेट, ट्रेपेजॉइड एंड पीसीफॉर्म। ठीक है। और ये अगर आप इसको देखो, इसको अब मैं थोड़ा, ये है जी ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट, और दिस इज द पोस्टीरियर कार्पल लिगामेंट। ठीक है। और ये है जी अल्नर टनल, ये कार्पल टनल है। ये CT is standing for the carpal tunnel. Last time when I delivered this lecture to your seniors, so this was very confusing word UT. This is basically the ulnar tunnel. यहाँ से आपकी ulnar nerve गुजर रही है, and this is the carpal tunnel. If somebody asks you how many tunnels are there in the wrist joint or passing through the wrist joints, so you should say there are 2 tunnels. In one tunnel there is median nerve, and the other, which is a small tunnel, is your ulnar nerve. तो ये है जी आपकी कार्पल टनल सिंड्रोम। और ये TT, what are these T? These are all your tendons, and
tendons are held together by the soft tissues. Now we proceed further. Now this is the both surfaces of the hand, इंटीरियर और वॉलर एंड डॉर्सल, ठीक है। तो अगेन आई एम रिपीटिंग दिस एंड फॉर योर कन्वीनियंस, क्योंकि अल्लर नर्व आपको कंफ्यूज करेगी। ये अल्लर नर्व है, ये मीडियन नर्व है, एंड दिस इज द रेडियल नर्व। और डॉर्सम पे कौन सी नर्व डोमिनेट कर रही है? डॉर्सम पे रेडियल नर्व डोमिनेट कर रही है, एंड रेडियल नर्व इज आल्सो नर्व ऑफ द एक्सटेंसर कंपार्टमेंट, सो इट विल डेफिनेटली डोमिनेट योर एक्सटेंसर सरफेस। और फिर ये आपकी अल्लर नर्व है, और देन मीडियन नर्व भी आपको कर रही है। तो आई वुड रिकमेंड कि आप कभी गर्ल्स में से कभी आप रमज़ान के बाद कभी उस पे आओगे, चांद रात पे जब आप मेहंदी लगाओ, तो आप इस तीनों चीज़ों पे कंसंट्रेट कर लेना। तो ये आप डिफरेंट डिज़ाइन बना के आप इसको मेमोराइज कर लोगे, इट विल बी वेरी इजी एंड फनी फॉर यू, एंड यू कैन टेक अ पिक्चर एंड सेंड टू मी। तो आपको मैं अच्छे इसमें ग्रेडिंग कर सकता हूँ। ये प्रोजेक्ट होने देना चाहिए, तो इसको आप कर देंगे। अच्छा जी, क्या होगा जी इसके बाद? नंबनेस हो सकती है एंड पेन हो सकती है आफ्टर दिस कंप्रेशन। यूजली बाइलेटरल होती है, लेकिन सिंगल हैंड भी इफेक्ट हो सकता है। दिस इज द मार्क्ड atrophy you are seeing here, ठीक है। टिनल साइन क्या होता है? टिनल साइन होता है कि नर्व को आप एट साइट टैप करते हो हल्का सा, तो उसके टैप करने की वजह से जो पेन है वो ऐसे सर्कुलेट करना शुरू, रेडिएट करना शुरू हो जाती है इन डिफरेंट एरियाज, एसोसिएटेड एरिया, दैट इज कॉल्ड एज अ टिनल साइन। So that was about the peripheral nerve injuries, and in the peripheral nerve injury, most important nerve is the median nerve, and you already gone through the median nerve. Now we will take a break of almost 5 to 10 minutes. 10 minutes आप कर लो, that would be enough, और उसके बाद we will study rest of the material from the PDF। तो ज़्यादातर फोकस हमारा PDF पे होगा, लेकिन अगर मुझे कोई अच्छी PDF PPTs बनी हुई मिली तो वो भी मैं आपसे शेयर कर दूंगा। और ये दोनों चीज़ें मैंने पहले ही आपके मूडल पे डाल दी हैं। आई विल जस्ट नाउ पुट द रिकॉर्डिंग। दोनों चीज़ें पहले आपके मूडल पे मैंने डाल दी हैं, ठीक है। तो आप अभी 10 मिनट का वाटर ब्रेक करें, मुझे भी करने दें, क्योंकि वी स्टार्टेड एग्जैक्ट ऑन टाइम। थोड़ा सा मैं फास्ट हो जाता हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेविंग टाइम ऑफ अपलोडिंग एंड डाउनलोडिंग फॉर यू, ठीक है।
जी, welcome back students. So rest of the lecture we will discuss. Just for your reference, I will keep the PDF in your background so we can have an audio visual system. ठीक है? तो पेरिफेरल नर्व इंजरीज में जो क्लासिफिकेशन यूज होती है, दैट क्लासिफिकेशन इज सिडॉन्स क्लासिफिकेशन, कि ये आप लोगों ने बार बार पढ़ी है, इसको मैं ज़्यादा रेपिटेशन में नहीं करूँगा। विद द डिग्री ऑफ सिविरिटी इसको किया जाता है कि सबसे पहले प्रेशर को कहा जाता है न्यूरोप्रेक्सिया, ठीक है। एंड न्यूरोप्रेक्सिया मींस के it is of mild nature. Now I am just highlighting the key words, but you have to study all. If you think something is difficult or confusing, you can discuss, because these things have already been learned by you in anatomy and in electrotherapy. तो इसको रेपिटेशन में करके हम ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे। नंबर सेकंड इज द एक्सोनटोमेसिस। इसमें थोड़ा सा होता है जी, ज़्यादा इंजरी हो जाती है, माइल्ड नहीं होती, इसमें रिकवरी कंप्लीट होती है। तो इसमें चूंकि इंजरी ज़्यादा है, लेसरेशंस यानी कि कट भी आ सकता है नर्व पे, तो रिकवरी इनकम्प्लीट हो सकती है और इसमें सर्जरी रिक्वायर्ड होती है। और तीसरी इज द मोस्ट सीवियर फॉर्म ऑफ नर्व इंजरी, दैट इज द न्यूरोमेसिस, ठीक है। नो रिकवरी विदाउट सर्जरी, और वो भी क्वेश्चनेबल होती है कि मरीज ने ठीक होना है या नहीं होना। जैसे मरीज की पूरी नर्व भी कट जाए खुदा न खास्ता, तो इसमें ये देखा जाता है। जनरल काजेज ऑफ मैनेजमेंट आपने इसमें अब देखने हैं कि क्या है। तो पहले कॉजेज, प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में जाने से पहले आप जैसे आपने अब मीडियन नर्व पढ़ा है, अल्नर नर्व पढ़ोगे और रेडियल नर्व पढ़ोगे, इस तरह इससे एसोसिएटेड एक और डिजीज है थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। आप लोग इसको भी आप पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद हम दोबारा वापस जाएंगे अबाउट द मैनेजमेंट ऑफ दीज कंडीशंस। तो नंबर फर्स्ट इज द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। तो इसको टॉस भी कहते हैं, एंड दिस इज वेरी सिंपल। आपका इधर से नेक से ब्रेकियल प्लेक्सिस निकल रहा है, अब आपकी क्लेविकल और फर्स्ट रिब से होता हुआ आपके बाजू में जो नर्व्स के कॉर्ड्स हैं वो जा रहे हैं, नर्व सारी आपकी जा रही है। इधर जब कंप्रेशन आता है तो इसको आप कहते हैं कि दिस इज द थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, और ये न्यूरोवेस्कुलर सिम्टम प्रोड्यूस करता है। अब ये कौन सा रीजन है, अब इसको आप बुक से एक दफ़ा पढ़ लो। अभी तो आपने डिमॉन्स्ट्रेशन देख ली है कि ये नेक का और आपकी क्लेविकल का और सब क्लेविकुलर रीजन है। इसके बॉर्डर्स कौन से हैं? बॉर्डर्ड मीडियली बाय द एंटीरियर एंड द मिडल स्केलिनाई मसल एंड फर्स्ट रिब, ठीक है। तो क्लेविकल को अगर पैल्पेट करोगे तो इसके नीचे जाओगे तो जोर से कंप्रेस करोगे तो आपको फर्स्ट रिब नजर आ जाएगी, फलक शेर जैसे स्टूडेंट में या मोलम जैसे स्टूडेंट में, ठीक है। बाकी अगर कोई अरसलान जैसा है या मेरे जैसा है तो शायद ना नजर आए, या वलीद अफजल जैसा है, ठीक है। तो एंटीरियर और मिडल स्केलिनाई मीडियल बॉर्डर पे और फर्स्ट बॉर्डर पे भी ये है। अब पोस्टीरियरली क्या है? अपर ट्रेपीजियस एंड स्कैपुला, एंड एंटीरियरली क्या है जी? क्लेविकल है और कोराकॉइड एंड पेक्ट माइनर एंड डेल्टोपेक्टोरल फेशिया एंड लैटरली बाय द एक्सिला। एक्सिला क्या होती है? दिस इज योर एक्सिला, और एक्सिला में आपका पेक्ट मेजर आ रहा है, ठीक है। तो दीज आर द बाउंड्रीज ऑफ योर थोरेसिक आउटलेट।
इसमें प्लेक्सिस कैसे एंटर हुआ और कैसे निकला, इसकी डिटेल में आप लोग ना जाना, सिर्फ इसकी बाउंड्रीज आप लोग पढ़ लेना। और ये इसकी फिगर है। जो ही इसमें कंप्रेशन आएगा आपके न्यूरोवेस्कुलर स्ट्रक्चर्स में, बेसिकली जो थोरेसिक आउटलेट्स में से चीजें निकल रही हैं वो आपकी नर्व्स हैं और आपकी आर्टरीज हैं और वेन्स हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आएगा ट्रू न्यूरोजेनिक, यानी कि अगर सिर्फ आपकी नर्व्स इन्वॉल्व हो रही हैं, दैट इज द न्यूरोजेनिक। नॉन स्पेसिफिक न्यूरोजेनिक है कि मिक्स्ड टाइप की चीजें आ रही हैं ईएमजी पे, ठीक है। वेस्कुलर मींस कि आर्टीरियल है, और वेस्कुलर सिंड्रोम है अगर वेनस है। वेन कंप्रेस हो गई है टॉस में, और वो सारी चीजें हैं, तो वो चीजें आपने देखी। फॉल्टी पोस्चर इसका एक कॉज है। अब देखो, मैं फॉल्टी पोस्चर बता के, व्हेन आई एम telling you the faulty posture, so you people already know what is the faulty posture. If I am sitting like this and teaching you, this will be the faulty posture, and this can lead to the thoracic outlet compromise space, ठीक है। और कंप्रेशन न्यूरोपैथी, कि कोई कंप्रेशन आ गया, इधर से किसी चीज ने मुझे हिट कर दिया, या मेरा मसल बहुत ज्यादा हाइपरट्रॉफी हो गए हैं, मसल में स्पैज्म है, तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। कहाँ कहाँ पे हो सकती है, तो ये जो भी उसके बाउंड्रीज हैं, जो भी इसकी बाउंड्री, पतले हो गया तैयारियां। पतला तो मैं हो गया। हेलो, ये आप लोग सर ये आपस में ना लगो यार। सर ये कोई आउटसाइडर है शायद के मुगल, इसको छुट्टी कराएं। अच्छा, ये है बेसिकली वो, आपको पता ही है, आपका एक क्लास फेलो है जो शायद बाहर के मुल्क चला गया हुआ है। किधर है, इसको देख लेते हैं हम। इसको पता नहीं कौन रिक्वेस्ट भेज देता फॉरवर्ड। भाई मैंने तुम्हारे मेडिकल स्टोर चले जाना है, मुझे ना बाद में कहना, मैं उधर से चीजें उठा लानी है। मैं भी मेडिकल आऊंगा स्टोर सर ही है। आपके साथ। हाँ, आ जाना, इकट्ठे चलेंगे। जी वालेकुम सलाम।
जी क्लास, मैंने आपके जो क्लास फेलो हैं उनको एथिकली रिमूव कर दिया, तो बाकी काम फिर देखते हैं आप। वो सर कौन से क्लास वाले थे हमारे? बताओ बुरहान कौन था यार? सर आई थिंक शाम। बड़ी उसकी दोस्ती निभाते हो आई थिंक है। सर मैंने कहा नहीं भाई, आपको पता तो है वो कैसे आता है। अच्छा ठीक है। तो हम इधर यार साइबर सिक्योरिटी विंग है हमारा इधर, मेरा और बुरहान का। तो एक दिन हमने उसको सर्च आउट कर लिया था बैठे बैठे, तो वो पता लग गया था कौन है। तो इसलिए मैंने कहा था कि आप लोग ना किया करो इस तरह की हरकतें। एनीवेज चलते हैं कोई दोबारा वापस। टॉस हम पढ़ रहे थे, तो टॉस पे जो कंप्रेशन है, जाहिर है कि जो एनाटॉमिकल बाउंड्रीज हैं उन्हीं में कंप्रेशन आ सकता है। ये पैराग्राफ पढ़ने की आपको सिरे से जरूरत ही नहीं अगर आपको टॉस की बाउंड्रीज का पता है। आप कह सकते हो कि सर मीडियल साइड पे इसके स्केलेनीज मसल्स पड़े हैं, लेटरली साइड पे एक्जिला है, एक्जिला में पेक्ट मेजर होता है, ऊपर इसके क्लेविकल है, नीचे इसके फर्स्ट रिब है, तो इन साइड्स पे इसका कंप्रेशन आ जाता है। तो ये जस्ट हाईलाइट these areas and just you can study this। ये लो पैक्ट माइनर स्पेस में सारा कुछ। इम्पेयरमेंट्स क्या क्या आ सकती हैं जी टॉस में? आपने मीडियन नर्व में कार्पल टनल पढ़ा है और इधर आप टॉस पढ़ रहे हो। जाहिर है कि मसल की लेंथ शॉर्ट हो जाएगी, पोस्चर आपका बुरा हो जाएगा, आपको पेन आएगी, स्कैपुलर कंट्रोल खराब हो जाएगा, आपका मसल वीकनेस हो जाएगी, आपकी रेस्पिरेशन पुअर हो जाएगी। जब आप ऐसे बैठे हो तो सांस ऐसे फूल के नहीं आप ले सकोगे। कोरोना के जो मरीज हैं उनके पोस्चर केयर आपको करनी है, क्लेविकल और रिब मोबिलिटी इंपेयर हो जाएगी और आपको रेडिकुलर ऐसे सिम्टम्स आने शुरू हो जाएंगी, पेन इन योर लेग। ठीक है, अब एक्टिविटी लिमिटेशंस एंड पार्टिसिपेशन रिस्ट्रिक्शंस, ये आप खुद से इसको बनाओगे क्या क्या हो सकती हैं। जोन जोन सा मसल है वो इसमें कर सकता है। जाहिर है जब आपको पेन हो रही है तो आपकी स्लीप भी डिस्टर्ब होगी, ब्रीफ केस उठाने में भी मसला होगा, कंप्यूटर यूज करने में भी मसला होगा, ओवरहेड करने में भी मसला होगा। तो ये सारी चीजें हैं। अच्छा, अब इसकी नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट है जी, वो चूंकि हमने इकट्ठी पढ़नी है सबकी। अब आप अगले रेडियल नर्व पे और अल्नर नर्व पे चलते हैं, इनकी मैनेजमेंट हम इकट्ठी पढ़ेंगे। वैसे इसकी छोटी सी मैनेजमेंट ये है, आपने अपना पोस्चर करेक्ट करना है, उस एरियाज के मसल्स को रिलैक्स करना है। अगर इधर के मेरे मसल्स ऐसे टेंस हैं तो इधर मैं शॉर्ट वेव लगा के अल्ट्रासाउंड करके उनको रिलैक्स करूंगा, उनको हीट दे के रिलैक्स करूंगा, उनको मोबिलाइज कराऊंगा ताकि वो कंप्रेशन आपका कम हो जाए। ये कार्पल टनल आपने पहले पढ़ लिया, लेकिन ये आपने इधर से भी पढ़ना है। अल्नर नर्व कंप्रेशन। अब अल्नर नर्व, सॉरी ये पूरा ही हो गया। अल्नर नर्व मैंने आपको पढ़ाया कि कार्पल टनल के साथ ही ऊपर ऐसे छोटी सी गोल सी बेजवी टाइप की एक अल्नर टनल है, जिसको आप टनल ऑफ गाइन भी कहते हैं। ठीक है, यूटी लिखा हुआ था, जो मैंने आपको बताया था कि आई गॉट कंफ्यूज्ड बिकॉज दिस वर्ड इज नॉट यूज्ड हियर इन योर टेक्स्ट बुक। जोन 1, जोन 2, 3 इसको आप बेशक छोड़ देना। ये वही चीज है कि कहाँ कहाँ पे कंप्रेस हो सकती है। तो ये मैं अगर वैसे ही आपसे पूछूं तो आप बता सकते हैं कि सर ऊपर हो सकती है, मिडल में और लोअर में। जितनी ऊपर होगी तो उतनी ज्यादा उसकी जो सिम्टम्स हैं वो ज्यादा होंगी और मसल्स इन्वॉल्वमेंट ज्यादा होगी। जितनी नीचे होगी उतनी कम होगी। अल्नर नर्व का एक और नाम भी है, अगर आप में से किसी को आता है, VR45 ईयर, इसका एक नाम है खास जिससे इसको एसोसिएट किया जाता है। जी बुरहान एंड अरसलान, सर एक म्यूजिशियंस। दफा हाँ म्यूजिशियन था, मेमरा बैंड था। उससे हम म्यूजिशियन संगीत नर्व आवाज कहा शायद। जाता है, लेकिन इस तरह के अब जो है ना वो चीजें यूज नहीं होती मेडिकल लैंग्वेज में।
लेकिन मैं कभी शायद ही पूछूं आपसे, शायद की बात है, लेकिन और कोई पूछ सकता है जिन्होंने ओल्ड बुक्स पढ़ी हुई हैं, तो उसके लिए अब आप पढ़ ही रहे थे, तो चलो आपको ये भी मैंने चीज़ बता दी है पूरी क्लास को कि ये इसको म्यूजिशियन नर्व समथिंग कह सकते, समटाइम्स कह देते हैं। क्लिनिकल फाइंडिंग्स क्या है? हाइपोथिनार, ठीक है, पहले था थिनार एमिनेंस, तो दिस इज द हाइपोथिनार, और जस्ट यही इसकी सिम्टम्स हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स रीजनल पेन सिंड्रोम, ये सबको यानी कि काफ़ी ज़्यादा नर्व्स अगर इसमें इन्वॉल्व हो जाएंगी देन इट विल बी द कॉम्प्लेक्स, लेकिन ये इसको अब आप ना पढ़ना। आपने अल्नर नर्व पढ़ी है, मीडियन नर्व पढ़ी है, और आपने टॉस पढ़ा है, एंड टॉस इज वन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक इन द थेरेप्यूटिक एक्सरसाइज कंपोनेंट, एंड ये थोड़ा सा टेंशन टेस्ट है, इनको आप शामिल ना करना। मैनेजमेंट में अब आप आ जाओ, मैनेजमेंट थोड़ी सी पढ़ लेते हैं, देन वी विल एंड द लेक्चर। मैनेजमेंट गाइडलाइंस। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट आपने पढ़नी है या पोस्ट ऑपरेटिव मैनेजमेंट? ऑपरेटिव मैनेजमेंट में सिंपल यही है कि नर्व को सूचर लगा दिया जाता है ताकि उसको हील होने का टाइम मिल जाए। हाँ ये ठीक है, तो ये आ गया जी आपका मैनेजमेंट गाइडलाइंस। अब ये सब में चलेंगी मैनेजमेंट गाइडलाइंस। अल्नर है आपकी, मीडियन है, टॉस है। अच्छा, इसकी डिफॉर्मिटी जो अल्नर नर्व है ना, उसकी इस तरह डिफॉर्मिटी है, इफ यू कैन सी माय हैंड, एंड में मैं आपको दिखा दूंगा, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा, तो आप रिकॉर्डिंग सुन लेना तो उसमें आ जाएगा। मीडियन नर्व का ए पे हैंड है, अल्नर नर्व का ऐसे हैंड है, और रेडियल नर्व का रिस्ट ड्रॉप है। इसके लिए स्पेसिफिक स्प्लिंट्स भी होते हैं, जब आप मस्कुलोस्केलेटल पढ़ोगे या रिहैब के एडवांस कोर्सेज पढ़ोगे तो उसमें आपको इसके स्प्लिंट्स का भी पता चलेगा। तो मैनेजमेंट जी थेराप्यूटिक्स का खास है कि ये मैनेजमेंट को 3 स्टेजेस में डिवाइड करती है, कि कोई सी भी मरीज को आपने डायग्नोज करना है, असेस करना है, प्लान ऑफ केयर बनाना है। सबसे पहले आपने ये डिसाइड करना है कि ये मरीज एक्यूट में है, रिकवरी फेज में है कि क्रॉनिक फेज में है, ठीक है। तो 3 चीजें आपने देखनी है। तो अगर एक्यूट फेज में है तो उसके लिए आप टेंस यूज कर सकते हो, आइसिंग कर सकते हो, ठीक है, और सिंपल सी 3 वीक्स के लिए आप प्रोटेक्ट कर सकते हो नर्व को, तकरीबन 1 महीना कहा जाता है। जेंटल रेंज ऑफ मोशन करवा सकते हो, सपोर्ट प्रोवाइड कर सकते हो थ्रू ऑर्थोसिस, और पेशेंट एजुकेशन इज ऑलवेज अ, ठीक है, पार्ट ऑफ योर मैनेजमेंट। एंड व्हाट यू कैन डू इन द रिकवरी फेज, मोटर रीट्रेनिंग। अब मसल आहिस्ता आहिस्ता नर्व क्या पाथवे क्लियर हो रहा है और मसल पावर रीगेन कर रहा है, तो आप उसको मोटर लर्निंग सिखा सकते हैं रिकवरी फेज में, कि ये करें ये करें। फिर एक टेक्निक यूज होती है डिसेंसिटाइजेशन की। व्हाट इज द डिसेंसिटाइजेशन मीन? कि मरीज को पेन होना शुरू हो जाती है। एक मरीज की नर्व डैमेज है ना, अब मेरा दोस्त फॉर एग्जांपल एक शॉप पे आप काम करते हो, बाहर के कंट्रीज में जब आप जाते हो, कनाडा जाओ चले जाओगे कभी, या आप यूके चले जाओगे, तो वहाँ आपको फॉर योर सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट एंड फॉर योर वेल बीइंग, आप थोड़ा सा काम भी कर लेते हो, 2 घंटे 4 घंटे आप किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हो, एंड दे पे यू गुड मनी फॉर दैट। तो उसको किसी ओवन से उसकी जो है ना वो इस तरह स्किन डैमेज हो गई, तो स्किन डैमेज होने की वजह से जब वो रिपेयर फेज में आया, उसकी जो स्किन थी, आल्दो का स्किन में भी सेंसरी नर्व्स होती हैं, ठीक है, तो अब कोई ऐसे हवा भी लगती थी ना उसके हाथ को, तो वो उसको पेन होती थी, ठीक है। तो इससे इसको कहते हैं कि उसकी सेंसिटिविटी नर्व्स की वजह से इंक्रीज हो गई है। अब उसको आपने डिसेंसिटाइज करना है उस एरिया को, तो वो कैसे करोगे?
मल्टी सेंसरी प्रोसीजर्स टू डिक्रीज द इरिटेबिलिटी, ठीक है। तो 13.5 में अगर आप देखो तो मुख्तलिफ टेक्सचर जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि ज़्यादातर टेबल्स आप ना करो, लेकिन अब आपने इस टेबल में चूंकि मेथड है डिसेंसिटाइजेशन का, एक मरीज की सेंसिटिविटी को आपने डिक्रीज करना है, आप उसको वो अपने हाथ पे टॉवल फेरे या कॉटन फेरे या कोई और रफ मटेरियल सैंड पेपर फेरे जिसको आप रेगमाल कहते हो, उस तरह का या और ग्रेड्स की चीज़ें फेरे कॉटन बॉल्स, बीन्स, तो इस तरह की सारी चीज़ें करके आप इसमें से कीवर्ड्स उठा सकते हो डिसेंसिटाइजेशन के। डिस्क्रिमिनेटरी सेंसरी री एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेटरी के बंदे को पता नहीं होता कि ये मेरे जो है ये 2 नीडल्स लगी हुई हैं या 3 लगी हुई हैं या कितने फासले पे हैं, ठीक है। तो ये भी आप देख लेना कि डिस्क्रिमिनेटरी के लिए आपके पास जो है वो भी 13.5, ठीक है। यही टेबल्स में आप वाइब्रेशन, जो वाइब्रेटर्स आजकल मिलते हैं, उससे भी आप नर्व रिकवरी को यू कैन इनहांस द नर्व रिकवरी। तो इट इज़ वन एंड सेम थिंग, डिसेंसिटाइजेशन एंड डिस्क्रिमिनेशन सेंसरी री एजुकेशन, ठीक है। वर्ड इज अ टिपिकल, तो अगर आपसे पूछे कि व्हाट इज द डिस्क्रिमिनेटिव सेंसरी री एजुकेशन, तो वो आपको आनी चाहिए। फिर क्रॉनिक फेज में आ गया कि आपने देखना है कि रीइनर्वेशन का इसमें पोटेंशियल है कि नहीं, तो उसमें डिफरेंट टाइप के स्प्लिट्स वगैरह यूज़ किए जाते हैं। तो ये सारी जी इसकी सिम्टम्स हैं, मींस के मेथड्स हैं री एजुकेशन के या मैनेजमेंट के। बाकी इससे एसोसिएटेड चीज़ें हैं जो कि क्लास में पढ़ने की तो ज़रूरत नहीं, लेकिन आप जस्ट टू इनहांस योर नॉलेज यू कैन स्टडी इट एट होम, सेल्फ स्टडी मॉड्यूल पे। नाउ वी आर एंडिंग आवर लेक्चर एंड बुरहान डू सेंड मी द अटेंडेंस, ठीक है। और कोई चीज़ जी जो नर्व इंजरी से रिलेटेड है यू कैन आस्क। जी सना कील, सालिहा जट एंड सना शाहिद, शिंजा, सोबिया, तैयबा, उमाइजा, वलीद, जैद, जैनब, ज़ारा घुमन, ज़ूफिशा, राना गुलजेब। ज़ूफिशा was a very group member of हशाम, ठीक है जी। रमशा एंड कुरतुलैन एंड निमरा एंड नरजिस, मुस्कान, असद, मुआज, बाजवा, मरियम, सैफ। सो आई डोंट सी द रमीन राशिद। भाई रमीन को कोई कह दिया करो कि आ जाया करे क्लास में, कुछ सीख लेगी तो बेहतरी हो जाएगी उसकी। सो बेस्ट ऑफ लक जी फॉर योर वीक एंड अगेन आप लोगों के लिए आपको पता ही है कि कोविड कितनी शिद्दत से फैल रहा है और कितनी जल्दी आपके जो पेशेंट्स है उनकी जान ले रहा है। तो इसलिए आपको बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। ऑलवेज कीप दिस सैनिटाइजर विद यू, दिस मास्क विद यू। एट दिस टाइम आई हैव नोबडी इन माय ऑफिस, सो आई एम फ्री। और अवॉइड करें बाहर घूमना फिरना, स्टे एट होम एंड स्टडी एट होम, ठीक है जी। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। Thank you so much, sir. Allah Hafiz. अल्लाह हाफिज। Have a nice day, sir. ओके जी।